नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। उपचुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। कांग्रेस ने एक बार फिर 2018 के फॉर्मूले पर भरोसा जताया है, जिसको लेकर वो मतदाताओं को साधने में जुट गई है। वहीं ग्वालियर में कांग्रेस की महिला विंग सुस्त पड़ती दिखाई दे रही है। उपचुनाव के बावजूद कांग्रेस ने महिला जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं की, जिस पर बीजेपी कांग्रेस पर अब चुटकी ले रही है। तो सुर्खी में भी प्रत्याशियों ने जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। उपचुनाव से जुड़ी ये तमाम सारी खबरें लेकर हाजिर हैं हम अपनी इस खास चुनावी पेशकश उपचुनाव का चक्रव्यूह में। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस एक बार फिर 2018 का फॉर्मूला अपनाने की तैयारी में है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र की जगह वचन पत्र जारी किया था और प्रदेश की सत्ता हासिल की थी। प्रदेश कांग्रेस अब मिनी वचन पत्र के सहारे 28 सीटों को जीतने की कोशिश में जुटी है। पार्टी इसके साथ सरकार के खिलाफ आरोप पत्र भी जनता के बीच पहुंचाएगी। 2018 का फॉर्मूला अपनाकर कांग्रेस एक बार फिर चुनावी रण में उतर आई है। कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र की जगह वचन पत्र जारी किया था। इस बार भी उपचुनाव में कांग्रेस ने 28 मिनी वचन पत्र तैयार कर स्थानीय मुद्दों के जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश की है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में किसान, सिंचाई, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, पानी, पुल, रोजगार सहित कई मुद्दों को शामिल किया है। साथ ही पार्टी पुराने वचनों को भी पूरा करने की बात कर रही है। देखिए, पहली बार मध्य प्रदेश में जो है ये परंपरा शुरू हुई कि हम उस मध्य प्रदेश को उसके समग्र रूप में देखना शुरू करें। हमने जो 950 वचन दिए थे वो मध्य प्रदेश के एक एक वर्ग को छूने वाले थे, चाहे वो छोटे से छोटा माइक्रो वर्ग स्तर पर भी वो वर्ग हो। हमने उसकी समस्याओं को समझा, उनकी समस्याओं को जाना और उनकी समस्याओं को समाहित करा। कमलनाथ जी ने ये काम नहीं किया, इसके बावजूद उन्होंने पूरे प्रदेश की समस्याओं को जाना और उनको किस तरीके से उनका हल किया जाएगा उसको वचन पत्र में शामिल किया। वचन पत्र में कमलनाथ ने मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की है, जिस पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के दावों और वादों में कोई दम नहीं है। जनता ने पार्टी को एक बार फिर मौका दिया था, लेकिन कमलनाथ अपने चैम्बर से ही बाहर नहीं निकले। अब उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। देखिए, आरोप पत्र या घोषणाएं, कमलनाथ जी चैम्बर के बाहर नहीं निकल पाए, वही उनकी तकलीफ हो गई। चैम्बर में उनको उनके एडवाइज़रों ने बहुत हरियाली दिखाई, वो उसी हरियाली के गुमान में उनने ये गलती करी। कहते ना, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, तो एक कच्ची हांडी थी, एक बार चढ़ गई, विषय खत्म हुआ। अब कुल मिलाकर 2018 के चुनाव में कांग्रेस का वचन पत्र मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था और यही वजह है कि उसे फॉर्मूले को अपनाते हुए कांग्रेस मिनी वचन पत्र के सहारे बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी में है। ऐसे में इन उपचुनाव में मिनी वचन पत्र कांग्रेस के लिए कितना कारगर साबित होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है। ग्वालियर की 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी तय हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अभी तक महिला जिला अध्यक्ष तय नहीं कर पाई है। लिहाजा कांग्रेस की महिला विंग बिना जिला अध्यक्ष के उपचुनाव में निष्क्रिय नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की महिला इकाई उपचुनाव में मुस्तैदी के साथ जुट गई है। ग्वालियर में कांग्रेस के महिला विंग को अब तक अध्यक्ष नहीं मिला है, जबकि कांग्रेस ने ग्वालियर जिले में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर उन्हें चुनाव मैदान में उतार दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस की महिला विंग बिना सेनापति के उपचुनाव में कमजोर पड़ गई। इसके चलते महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता चुनावी क्षेत्र में प्रभावी नहीं दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी की महिला मोर्चा बैठक कर चुनावी रणनीति तैयार कर चुकी है। कांग्रेस में महिला जिला अध्यक्ष का न होना बीजेपी को फायदेमंद साबित होता दिख रहा है। ग्वालियर जिले में तीनों विधानसभा क्षेत्रों में लाखों की तादाद में महिला मतदाता हैं। बीजेपी उन तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश में है और कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस अब तक सदमे से उबर नहीं पाई है। ये सब चुनावी दृष्टिकोण से ये बैठकें हैं और आगे आने वाले समय में कई ऐसी बैठकें होना संभावित है। देखिए, मेरे पास 2 विधानसभाएं हैं, ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व, जिसमें दोनों पुरुष प्रत्याशी हैं और जहां पर ऐसा लगेगा पार्टी के जो भी दिशा निर्देश होंगे उनके हिसाब से कार्य योजनाएं बनाई जाएंगी। देखिए, काफ़ी सारे इनके जो महिलाएं हैं और जो
कार्यकर्ता हैं सारे ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं और अब इनको तो ढूंढते रहें, इनको कोई कार्यकर्ता मिलने ही नहीं वाले, कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता ही नहीं बचे हैं, इसलिए वो निष्क्रिय हैं सभी। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो महिला मोर्चा है वो सक्रिय रूप से बैठकें भी कर चुका है और पोलिंग बूथ पर बहुत सक्रिय रूप से काम भी करना चालू कर दिया है। तो ये कांग्रेस का पतन है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की महिला इकाई कितनी भी ताकत झोंक ले, लेकिन कांग्रेस का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कांग्रेस ने बीजेपी की महिला मोर्चा की बैठकों को दिखावा करार दिया है। हमें तो पार्टी ने जो कार्य दिया वो हम कर रहे हैं और बहुत जल्दी, चूंकि ऐसा हुआ कि जो महिला थी यहाँ जिनको सब कुछ दिया महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष को, वो अचानक छोड़ के किसी व्यक्ति विशेष के लिए चली गई, तो फिर पार्टी, आप कहते ना वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो पार्टी अब प्रॉपर सर्वे करके सारे नेताओं से डिस्कस करके और बहुत जल्दी घोषणा कर देंगे। राजनीतिक पंडितों की माने तो कांग्रेस संगठन की नियुक्तियों में बेहद कमजोर साबित हुई है। चुनाव सामने खड़े हैं, ऐसे में ग्वालियर में महिला कांग्रेस का अध्यक्ष न होना पार्टी पर सवालिया निशान खड़े करता है। वहीं मौके की तलाश में बैठी बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस पर पूरी तरह हमलावर दिखाई दे रही है। यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस की इस कमजोरी का फायदा उठाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। सागर जिले में वैसे तो 8 विधानसभा सीट है, लेकिन सुर्खी सीट पर उपचुनाव होना है। इस सीट को जहां कांग्रेस से पारुल साहू मैदान में है, तो वहीं बीजेपी से कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को टिकट मिलना तय है। ऐसे में दोनों ही नेता एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सागर की सुर्खी सीट हमेशा हाई प्रोफाइल रही है। इस बार भी सुर्खी विधानसभा चुनाव में उपचुनाव है और इस सीट पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई है। बीजेपी से गोविंद सिंह राजपूत मैदान में है, तो कांग्रेस ने उनकी चिर परिचित प्रतिद्वंदी पारुल साहू को मैदान में उतार दिया है। गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए हैं, तो वहीं पारुल साहू ने बीजेपी छोड़कर हाथ थामा है। सभी के अपने अपने दावे हैं और अपने वादे हैं। इन सबके बीच जनता की कुछ अलग ही राय है। मंत्री जी ने जो भी वादे किए हैं, पहले जो विधायक थे, विधायक के रूप में बहुत सारे काम किए हैं इन्होंने। गांव-गांव इनका जनसंपर्क रहा है। कहीं कोई अगर कहीं दुर्घटना हो गई, तत्काल में मंत्री जी जब विधायक के रूप में हुआ करते थे, तत्काल में हाजिर होते थे। लेकिन इन 1.5 वर्षों में, मंत्री जी के 1.5 वर्षों में मंत्री जी स्वयं परेशान हो चुकी थी। अभी जो इनको लॉकडाउन के बाद में जो समय मिला है, इसमें पूरा क्षेत्र आज़ाद हो गया है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, पारुल साहू विगत 5 वर्षों में एक गांव में एक दफे भी नहीं आई विधायक के रूप में। हमारा जो खरंजा बनने, जो खरंजा डरो हमारा है। अब तो जब पहले मंत्री जी ने कही थी कि माने कर्जा माफ़ करें, जो सफ़ेद कागज, जो पीलो कागज, जो हरियो कागज, सो कमलनाथ ने भी कुछ नहीं करो, मंत्री जी ने करवाया कुछ सुन ली। अब मनो जो जनता कहे सो मंत्री जी चुन है। अब ऐसा है कि जो पहले कांग्रेस ने जो घोषणाएं की थी वो सब झूठी हैं। पूरे किसान डिफाल्टर हो चुके हैं, पूरी तरह से परेशान हो चुके। मतदाता अपनी मांगों को लेकर जहां मुखर हो रहे हैं, तो राजनीतिक दल अपना सियासी स्कोर बढ़ाने में लगे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी कांग्रेस वोटर्स के मुद्दे पर एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पर लोग भरोसा करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, शिवराज सिंह जी पर बहुत भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर किसान के लिए 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि दी और अब 4,000 रुपया किसान सम्मान निधि के रूप में शिवराज सिंह जी और डाल रहे हैं। जनता इससे बहुत खुश है। किसान गरीबों के लिए उन्होंने कुटी और शौचालय देने की घोषणा की, जो दे रहे हैं। महिलाओं के लिए मोदी जी ने गैस कनेक्शन दिए, संबल कार्ड की योजना लाए शिवराज सिंह जी। तो मैं देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी और सरकार है जो निरंतर लोगों के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। मैं हमेशा जनता के साथ रही हूं। इस बार जनता के मत से, जनता के विश्वास के कारण मैं इधर आई हूं। और कांग्रेस पार्टी मेरे परिवार, मैं बचपन से कांग्रेस पार्टी, मेरे पिताजी 93 में रहे हैं और सभी वरिष्ठ लोग जो हैं, मैंने बचपन से उनको देखा है। तो जो स्नेह और सम्मान मुझे इस पार्टी में मिला है, मैं उनके लिए हमेशा आभारी रहूँगी और हमेशा सत्य के साथ खड़ी रहूंगी। क्योंकि इस बार जो अन्याय हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में, जनता के साथ धोखा हुआ है, उस धोखे के खिलाफ मैं जनता के साथ खड़ी हूँ। सुर्खी सीट को जीतने के लिए दोनों ही दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं।
कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार पाला बदलकर इस बार चुनावी रण में कूदे हैं, तो कांग्रेस अपने ब्लूप्रिंट पर काम कर मतदाताओं को रिझाने का काम कर रही है। ऐसे में जनता किस प्रत्याशी पर अपना भरोसा जताती है, ये 10 नवंबर को साफ हो जाएगा। अमित सोनी, बंसल न्यूज, सुर्खी। प्रदेश के 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में से एक सीट मांधाता सीट भी है, जहां से कांग्रेस ने युवा चेहरा उत्तम पाल सिंह को उम्मीदवार बनाया है। टिकट मिलने के बाद उत्तम पाल ने जनसंपर्क तेज कर दिया है, साथ ही वो बीजेपी पर भी कई आरोप लगा रहे हैं। उत्तम सिंह को उम्मीद है कि उपचुनाव में जनता उनका साथ देगी। मांधाता की इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने इस बार एक युवा चेहरे पर दारोमदार सौंपा है। उत्तम पाल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उत्तम जी, किस तरीके से आप देखते हैं, पार्टी ने भरोसा आप पर जताया है, मांधाता में उपचुनाव होने जा रहे हैं, ये एक मुश्किल डगर है कांग्रेस के लिए भी, आपके सामने भी एक बड़ी चुनौती है, कैसे देखते हैं इस चुनाव को? बात यह है कि पूरे प्रदेश में जो जनादेश को जो खंडित किया है उसका चुनाव है। ये कांग्रेस को सत्ता दी थी मध्य प्रदेश की जनता ने, और इन्हें खरीद कर जनादेश को खंडित किया है। ये है मुख्य मुद्दा। तो जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं उन जगहों पे जो खंडित लोग हैं उनको जनता माफ़ नहीं करेगी। उसमें से एक मानदाता भी है, और मानदाता की जनता और कांग्रेस का प्रत्येक एक एक कार्यकर्ता जिनने आदरणीय को जिताया था उनका पूरा हिसाब चुकता करेगी। ये जो एरिया है ओमकार महाराज का एरिया है, सिंगा जी महाराज का एरिया है, नर्मदा जी का एरिया है। ये पावन जगह है। इस जगह पे जो अगर गलत काम करेगा तो वहाँ की जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं? आपने कहा कि यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं भी हैं, ऐसे वो मुद्दे हैं आने वाले दिनों में जनता आखिर क्यों जो है कांग्रेस के साथ जाए? पहले मौका जरूर दिया था, उसके बाद में अब स्थानीय मुद्दों को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा है बेरोजगारी का। हम उसके लिए काफ़ी लंबे समय से काम भी कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट एरिया रहा है, यहाँ पे सन सिंगाजी पावर प्लांट है, इंदिरा सागर प्रोजेक्ट है, ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट है। हमारे द्वारा थर्मल पावर प्लांट में काफ़ी युवा लोकल लोगों को हमने रोजगार पे लगाया है और हमने काम भी किया है, पर ये एक हल नहीं है। उसके लिए हमें, जैसे यहाँ राखर है 2000 मेगावाट के लगभग थर्मल पावर प्लांट की बिजली पैदा हो रही है, वहाँ से राख निकल रही है। तो जो कमलनाथ जी का सपना था और उनने जो समिट जो हुआ था इंदौर में, उसमें MOU साइन भी कराया था। कमलनाथ जी अगर 1 महीने और रह जाते तो 2 लाख तक का कर्जा भी माफ़ हो जाता, पर इनका तो सत्ता में आना था, किसी भी ढंग से हम सत्ता में आए। कर्ज माफ़ी की आपने बात कही है, बड़ा कृषि प्रधान क्षेत्र भी है, कैसे आप देखते हैं, क्या हकीकत है इसके पीछे कि क्या कर्ज माफ़ हुआ है? क्योंकि इसी मुद्दे को बीजेपी इस चुनाव में भुना रही है, कह रही है कि कर्ज माफ़ी हुई नहीं है। मंच पे तो आप बोल सकते हो कि नहीं हुआ है, विधानसभा में तो झूठ नहीं बोल सकते थे। तो वो तो आपके द्वारा ही बताया गया है कि लगभग 27 लाख के आसपास कर्जा माफ़ हुआ है, बाकी होने वाला था। कितने चिंतित हैं आला कमान? कमलनाथ जी की बात करें या बड़े नेताओं की बात करें, कितना अपडेट ले रहे हैं मानधाता के बारे में, कितनी जानकारी है, चुनावी रणनीति को लेकर किस तरीके से चर्चा हो रही है? देखिए, कमलनाथ जी ने जहाँ भी टिकटें दी है सर्वे के आधार पे और एक एक चीज़ पैरामीटर्स पे बात करके दिया है। ये थे उत्तम पाल सिंह जी, कांग्रेस के युवा चेहरे भी हैं, युवा सोच भी है, मानधाता को लेकर विकास की कई तरह की योजनाएं भी हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर मानधाता की जनता किस तरीके से उनका साथ देती है और उपचुनाव की इस बाजी में कौन यहाँ पर मैदान में भारी पड़ता है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनसंपर्क कर रहे पूर्व PCC चीफ अरुण यादव बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने जनता के साथ धोखा किया है। उपचुनाव में मतदाता बीजेपी को जरूर जवाब देगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव जी निमाड़ में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। मानधाता सीट पर उन्होंने यहाँ पर रणनीति बनाना भी शुरू कर दी। इस वक्त सीधे हमसे रूबरू हो रहे हैं। किस तरीके से यादव जी आप देख रहे हैं मानधाता में युवा चेहरा इस बार जो है मैदान में नजर आ रहा है? निश्चित तौर पर उत्तम पाल हमारे युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी हैं
और मुझे खुशी है कि माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया जी, कमलनाथ जी ने काफ़ी सारे नौजवानों को इस बाई इलेक्शन में मौका दिया है और केवल मानदाता नहीं, समूचे 28 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और एक निर्वाचित सरकार को जिस तरह से धोखा देकर हटाया गया है, पूरी जनता, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट हैं। हम लोग मानदाता जीतेंगे, नेपा नगर जीतेंगे, पूरी 28 सीट हम जीत रहे हैं। वातावरण हमारे कांग्रेस के पक्ष में है। मानदाता कांग्रेस का गढ़ भी रहा है, इस बार की जीत का फॉर्मूला क्या होगा? और साफ तौर पर जिस तरीके से एक पॉलिटिकल चेहरा भी है, इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग रहा है। निश्चित रूप से उत्तम पाल को किसी की पहचान की ज़रूरत नहीं है। इनके पिताजी भी 4 चुनाव यहाँ से लड़ चुके हैं। एक पुराना कांग्रेसी परिवार है हमारा। हम लोग मुद्दे तो अनेक मुद्दे हैं, अभी वर्तमान का मुद्दा तो सबके सामने है। एक निर्वाचित व्यक्ति को यहाँ की क्षेत्र की जनता ने जिताकर, निर्वाचित कराकर भोपाल भेजा और उसी व्यक्ति ने हमारे साथ, पार्टी के साथ कार्यकर्ता साथ धोखेबाजी की है। अब जनता और कार्यकर्ता उसका बदला जरूर लेंगे। युवा चेहरा है और आपका अनुभव भी है, ये जोड़ी कितना कमाल कर दिखाएगी मानदाता में? हम तो जनता जनार्दन है। देखिए, जनता ने हमको कई बार यहाँ से निर्वाचित किया। हमारे कार्यकर्ता बड़ा मजबूत यहाँ पर है। नौजवान साथी हमारा है जो चुनाव में भाग ले रहे हैं, जो हमारे उम्मीदवार हैं। एक अच्छा कॉम्बिनेशन यूथ का और बुजुर्गों का एक्सपीरियंस का यहाँ पर हमको मिला है, जिससे हमारी नैया आगे जाएगी। पूरी कांग्रेस एकजुट है इस बार 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत मजबूत है। चलिए, तो यहाँ पर जिस तरीके के दावे भी हैं और अरुण यादव जी हैं जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं और पूरी ताकत मानधाता की सीट पर उन्होंने झोंक दी है। अब चुनाव में किस तरह से यहाँ पर ऊँट किस करवट बैठेगा, ये देखना भी यहाँ पर दिलचस्प होगा। उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। बीजेपी भी जनता के बीच पहुंचकर उन्हें रिझाने का काम कर रही है। मांधाता में बीजेपी से पूर्व विधायक नारायण पटेल को टिकट मिलना तय है। नारायण पटेल कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। नारायण पटेल का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने जो वादे जनता से किए थे वो पूरे नहीं किए और इस उपचुनाव में कांग्रेस को जनता सबक सिखाएगी। मानधाता से पूर्व विधायक नारायण पटेल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से कांग्रेस छोड़कर वे बीजेपी में शामिल हुए हैं, किस तरीके से उपचुनाव के समीकरण होंगे, तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। पटेल साहब, सबसे पहले तो जो है वो कांग्रेस आपने छोड़ी है, उसके पीछे की वजह आप पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं, विकास का मुद्दा रहा है। कैसे अब उपचुनाव का आप देखते हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं? उसके बाद में एक बार फिर से नारायण पटेल जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। देखिए, ये मध्य प्रदेश के मानधाता में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें ये कोई बात छुपी नहीं है। आम मतदाता को जानकारी है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को क्यों अपनाया, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में क्यों सहमत हुआ। एक ही मेरा ये लक्ष्य है कि यहाँ की जनता का विकास हो, यहाँ की जनता का जन कल्याणकारी योजना जो शिवराज सिंह जी ने, जो नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र से जितनी भी योजना लाए हैं वो सारी योजना ज़मीन पर उतरी है। ये सारे देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी को अपनाया हूँ और जनता की सेवा करूँगा। अच्छा, कांग्रेस ने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया है, कोई चुनौती आप मान रहे हैं किसी तरह की? वो चुनौती, ये जनता चुनौती का पूरा जवाब देगी, मैं नहीं दूंगा। अच्छा, उत्तम सिंह से कोई चुनौती आप नहीं मान रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक पैसे नहीं। हमारे कार्यकर्ता चुनौती का सामना करेंगे। अच्छा, कर्ज माफी हुई है नहीं आपके क्षेत्र में? कुछ हद तक हुई है और बड़े पैमाने पर हमारा किसान डिफाल्टर हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर अब किसान तय करेगा किस तरीके से यहाँ पर मुद्दे होंगे और मानधाता में यहाँ पर समीकरण क्या होंगे। फिलहाल उपचुनाव को लेकर संग्राम तेज है। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अब दोनों के अपने अपने यहाँ पर दावे मजबूत नजर आ रहे हैं। अब जनता किस तरह से यहाँ पर इन दावों पर वोट करती है और कौन जनता का विश्वास जीतेगा, यह 10 नवंबर को नतीजे सामने आने के बाद साफ होगा। वहीं बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान भी चुनावी रण में उतर आए हैं और कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद नंद कुमार सिंह चौहान जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मानधाता में लगातार वे सक्रिय हैं और निमाड़ की जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें भी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। किस तरीके से नंदू भी आप देख रहे हैं निमाड़ की इन सीटों का समीकरण और मध्य प्रदेश का ये जो चुनाव है, ये क्या नया संकेत है और किस तरीके से आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की सत्ता की दशा और दिशा तय करेगा? मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को
28 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होना है। 2018 में जनता से वादे कर कर चुनकर आए थे, लेकिन कमलनाथ जी ने उन वादों को पूरा नहीं किया। जनता के बीच आक्रोश पनप रहा था। 2018 के चुनाव में कहा था कि हम 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ करेंगे, नहीं हुआ। बेटी के शादी में कन्यादान के 51,000 रुपए देंगे, 51 रुपए भी नहीं दिए गए। बेरोजगार भत्ता देंगे, वो नहीं दिया। और संबल जैसी गरीब हितैषी योजना जो गरीबों के लिए शिवराज जी ने शुरू की थी, वो योजना भी कमलनाथ जी ने बंद कर दी। और इन क्षेत्रों में कोई विकास नहीं हुआ। क्या मुद्दे आप मान रहे हैं? साफ तौर पर बहुत सारी चीज़ें हैं। मानदाता की हम लोग बात करें तो यहाँ का रोजगार एक बड़ा मसला रहा है, बहुत सारी संभावना यहाँ पर है, टूरिज्म स्पॉट्स है, उसके बावजूद भी इन मुद्दों पर काम क्यों नहीं हुआ? बहुत काम हुआ है इन मुद्दों पे। श्री कमलनाथ जी ने काम नहीं किया। हमारे शिवराज जी ने तो इतना काम किया। यहाँ पे हनुमंतिया टापू वाटर स्पोर्ट्स का देश का एक माना हुआ केंद्र बना। सैलानी टापू ओंकारेश्वर के पास देश का एक माना हुआ पर्यटन स्थल शिवराज जी ने बनाया। कांग्रेस भी एकजुट नजर आ रही है। अब जिस तरह से टिकट मिला उत्तम सिंह जी को, उसके बाद में तमाम जो नेता वो एकजुट नजर आ रहे हैं। देखिए, वो एकजुट भी रहे तो आज कांग्रेस पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी है। नेतृत्वहीन पार्टी है साहब। 20 साल से उस पार्टी में एक ही परिवार का अध्यक्ष बनता आ रहा है। ये लोकतंत्र है? इसको राजनीतिक दल कहेंगे कि एक परिवार का गिरोह कहेंगे? तो यहाँ पर जनता ने क्या ठाना है, ये बात तो जो है वो 10 नवंबर को जो नतीजे आएंगे उसके बाद में साफ हो जाएगी। नेताओं के अपने अपने दावे भी हैं, वादे भी हैं। अब जनता किसके वादों पर यहाँ पर जो है वोट देती है और कौन जनता के वादों पर खरा उतरेगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास चुनावी कार्यक्रम उपचुनाव का चक्रव्यूह में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।